रिस्क फैक्टर्स ऑफ द रीनल फेलियर, किडनी फेलियर होने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप अधिकतर जो रिस्क फैक्टर्स देखोगे, अधिकतर पर्सन्स जो हैं उनको पहले की कोई मेडिकल कंडीशन होती है। मीन्स पहले कोई या तो किडनी रिलेटेड पहले तो या तो लीवर रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वो किडनी को कॉज कर सकती है। तो मेनली तो ये रहता है कि यदि पर्सन को वाइटल ऑर्गन रिलेटेड जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, बर्न हो गया, इस तरह की जो कंडीशंस हैं, सीवियर कंडीशंस हैं, यदि इन कंडीशन के साथ पेशेंट लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उसकी किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कॉजेज तो ऐसे ही रहते हैं कि पहले की कोई मेडिकल कंडीशन हो। तो यहाँ पे अपन ने इसके लाइनिंग में पैराग्राफ में यही लिखा है कि एक्यूट किडनी फेलियर ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन द कनेक्शन विद द अनदर मेडिकल कंडीशन। अनदर ऐसी कोई मेडिकल एबनॉर्मल कंडीशन होगी, कोई भी पहले की डिजीज कंडीशन होगी जिससे किडनी फेल होती है। ठीक है, कंडीशन दैट कैन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। अब इसके अंदर जैसे कुछ कंडीशन ऐसी है जो कि एक्यूट किडनी फेलियर को कॉज कर सकती है, जैसे कि बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब लंबे समय तक यदि हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है पर्सन, यदि वार्ड में लॉन्ग टाइम तक एडमिटेड है, आईसीयू में एडमिटेड है, तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इमोबिलिटी होगी, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस लो होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। इन सारे फैक्टर्स से किडनी को फेल होने के लिए ये रिस्क का काम करती है। सेकेंड है स्पेशली फॉर द सीरियस कंडीशन रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर। ऐसे पर्सन जो कि इंटेंसिव केयर में रहते हैं, जो आईसीयू के अंदर रहते हैं, ठीक है, आईसीयू में पेशेंट में यदि लंबे समय तक वो एडमिटेड है तो किडनी फेल के चांसेस रहते हैं। इसके बाद एडवांस्ड एज, ठीक है, एडवांस्ड एज मीन्स ओल्ड एज के अंदर किडनी फेल के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड इन द वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का ब्लॉक हो जाना, आर्म्स या लेग्स के अंदर ब्लॉक हो जाना, ठीक है, या तो क्लॉट फॉर्मेशन से ब्लॉक होगा या फिर एम्बोलाई से, या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, या नैरोविंग ऑफ द आर्टरी होगी, या कोई कंप्रेशन होगा। इन सारे रीजन से ब्लड का यदि आर्म्स के अंदर और लेग्स के अंदर यदि ब्लॉकेज है तो ये किडनी फेलियर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल नेफ्रॉन से रिलेटेड स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और उससे जो नेफ्रॉन फेल हो जाते हैं वो किडनी फेल ही है एक तरह से, और किडनी का फंक्शन कम हो जाता है और उसको हम कहेंगे डायबिटिक रीनल डिजीज। ठीक है, डायबिटीज से होने वाले रीनल डिजीज। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज है वहाँ पे इंजरी के चांसेस रहते हैं और किडनी फेल होती है। हार्ट रिलेटेड फेलियर, पहले की और कोई नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम और कुछ कैंसर्स की कंडीशन, जो ये सारे कॉजेज क्या है कि पहले यदि होंगे तो वो किडनी के फेल होने की संभावना को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहती है क्लिनिकल फीचर्स। क्लियर, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट मीन्स ओलिगोयूरिया हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, पिछले वीडियो के अंदर भी था, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड रह जाएगा क्योंकि ज़्यादा यूरिन नहीं बन पाता है और फ्लूइड रह जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वेट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, फटीग, कंफ्यूजन, नोजिया, वीकनेस, इरेगुलर ऑफ द हार्ट बीट। ये सारे जो भी सिम्टम हैं ये ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट या अपन कहेंगे यूरिया रिलेटेड जो वेस्ट हैं उनके बढ़ जाने के कारण से होगा। यदि किडनी सही फंक्शन करती तो ये यूरिया रिलेटेड वेस्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, लेकिन आज क्या हो गया, आज किडनी फेल हो गई है तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे ब्लड के अंदर यूरेमिया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यूरिया प्रोडक्ट ऑक्यूमुलेशन इन द ब्लड दैट इज कॉल्ड यूरेमिया। यूरेमिया की कंडीशन के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फटीग, थकावट महसूस होगी, ब्रेन के अंदर प्रॉपर प्योर ब्लड नहीं मिलने से कन्फ्यूजन, नोजिया, वीकनेस की फीलिंग आएगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रॉपर प्योर ब्लड नहीं मिलने से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स के अंदर चेस्ट पेन और प्रेशर, चेस्ट टाइटनेस की प्रॉब्लम आती है, और सीजर और कोमा, यदि ब्रेन के अंदर
इरिटेंट सब्सटेंसेस, ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह न्यूरॉन्स को इरिटेट करते हैं, तो सीजर और कोमा के कंडीशन भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारे कॉजेज हम हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियर। और ये डायग्राम जो है ये सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम आपको कॉपी में बना देना है, क्योंकि इसके अंदर समझने का तो यही है कि एक्यूट रीनल फेलियर के 3 कॉज होते हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल और इंट्रा रीनल को छोड़ के, क्योंकि हम किडनी का फेल पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली हम इस पे फोकस करेंगे कि इंट्रेंसिक जो फैक्टर है, जो इंट्रा रीनल कॉजेज हैं, वो ट्यूब्स को भी डैमेज कर सकते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्रिएट कर सकते हैं। नेफ्राइटिस जो है वो 10% होता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस वो 5% के चांसेस रहते हैं। और ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो रहता है उसमें इस्चीमिया हो सकता है या टॉक्सिन्स हो सकता है। इस्चीमिया का मतलब ये कि ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के, लूप ऑफ हेनले वगैरह जो, उनको यदि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो इस्चीमिया हो जाएगा। और यदि ब्लड सप्लाई तो मिल रही है लेकिन कोई केमिकल एजेंट इन पे अटैक करे इन ट्यूब्स पे और ट्यूब डैमेज हो जाए, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन शो करे, तो वो टॉक्सिक कहलाएगा, ठीक है। अधिकतर तो ये इस्चीमिया की कंडीशन ही बनती है और 35% ओनली किसकी कंडीशन बनती है, टॉक्सिक की कंडीशन बनती है। ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल फेलियर। ओके, आगे बढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हाउ वी कैन डायग्नोज द रीनल डिजीज। तो यहाँ पे 2 जांचों के डायग्राम एक इमेज के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये मैंने इमेज यहाँ लगा दी है, ठीक है। ये जो है बायोप्सी नीडल है, नीडल इंजेक्ट करी जाती है और किडनी से टिश्यू सैंपल रिमूव किया जाता है। उस टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन, कैंसर, इन्फ्लामेशन रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज उसको आइडेंटिफाई की जाती है। और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, ये जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है एक तरह से यूएसजी का डिवाइस है, ठीक है, सोनोग्राफी का, और इसके अंदर लोअर एब्डोमिनल सोनोग्राफी की जाती है। और किडनी के अंदर स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है कि इसके अंदर इंजरी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री तो मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये 3rd पॉइंट पे अपन लिख सकते हैं यूरिन आउटपुट मेजरमेंट। यहाँ पे 24 आवर्स की जो यूरिन है उसके अंदर ये चेक करना है कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह कितना बढ़ गया है, ठीक है। सेकंड है यूरिन टेस्ट को एनालाइज करना है, यूरिन एनालिसिस कहलाता है। मे रिवील द एबनॉर्मलिटी, सजेस्ट द किडनी फेलियर, और यदि उसमें एबनॉर्मलिटी मिलेगी तो वो किडनी फेल को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, अ सैंपल ऑफ द ब्लड मे रिवील रैपिडली यूजिंग द राइजिंग द लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिला, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि किडनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्लियर, किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट के अंदर यूएसजी आ गया, ठीक है, सोनोग्राफी जो कि अभी मैंने ऊपर डायग्राम बताया, यूएसजी हो गया, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सब इमेजिंग टेस्ट है, एमआरआई वगैरह सारे। रिमूविंग द सैंपल ऑफ ए किडनी टिश्यू फॉर टेस्टिंग, ये बायोप्सी हो गया, ठीक है। रिमूविंग द सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू के सैंपल को रिमूव करना, नीडल से निकालना, वो बायोप्सी कहलाता है, ठीक है। ये इसमें डॉक्टर्स में रिकमेंडेड ए किडनी बायोप्सी, क्लियर, ये मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके नोट्स बने हुए हैं, इन्हीं को समझना है, इनको ही पढ़ना है, इनको ही लिखना है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट। मेन एम क्या है, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करने का मेन एम तो ये है कि पहला तो अलाउ द किडनी टाइम टू हील, किडनी को हील होने के लिए हम अलाउ करते हैं, इनकरेज करते हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट दैट हेल्प टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ अमाउंट, ठीक है, ट्रीटमेंट टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना सबसे पहली जिम्मेदारी रहती है। और यदि किडनी
इफ एक्यूट किडनी फेल इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ फ्लूइड, यदि लैक ऑफ फ्लूइड के कारण से किडनी फेल हुई है तो फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, और फ्लूइड के ओवरलोड के कारण से किडनी फेल हुई है तो फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना है, क्लियर, नहीं देना है, अवॉइड करना है, कम करना है अमाउंट को, पानी पीने के अमाउंट को कम करना है। नेक्स्ट, टू हैव टू मच फ्लूइड लीडिंग टू द स्वेलिंग इन द आर्म्स एंड लेग। हमको कैसे पता चलेगा उसके आर्म्स और लेग्स के अंदर स्वेलिंग है, इसका मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड तो ज़्यादा है पर यूरिन आउटपुट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डॉक्टर में रिकमेंडेड ए मेडिकेशन सच एज डायूरेटिक, स्पेशली जो रीनल पेशेंट रहते हैं उनको डायूरेटिक्स यूज़ की जाती है उनके लिए। डायूरेटिक्स मीन्स यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन, ये जैसे कि लूप डायूरेटिक है तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है। ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स जो रहती है वो ब्रेन के लिए या स्कल कैविटी के लिए यूज़ होती है, जो हाइड्रोसिफेलस में यूज़ होती है, उसका जब टॉपिक आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ये जो डायूरेटिक की बात हो रही है ये क्या है, लूप डायूरेटिक है, क्लियर, जो कि लूप ऑफ हेनले पे काम करती है, इसलिए इसे लूप डायूरेटिक कहते हैं। और डायूरेटिक का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना, क्लियर, यूरिन आउटपुट जो कम आ रहा है उसको बढ़ाना ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाए। नेक्स्ट, मेडिकेशन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। बीपी को कंट्रोल करना भी एक अहम पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। किडनी वाले पेशेंट की बीपी भी कंट्रोल होनी चाहिए, और बीपी कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, जैसे कि कुछ डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट, ठीक है, ये हाई लेवल के पोटेशियम को ऑक्यूमुलेट होने से रोकने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करना है पहला। इसके बाद टू मच पोटेशियम जो है वो क्या कॉज कर सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट कॉज कर सकता है, ठीक है। तो टू मच पोटेशियम जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट कॉज कर सकता है, इसलिए, और इरेगुलर हार्ट बीट को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट को हम कहते हैं एरिदमिया, क्या कहेंगे, एरिदमिया, इरेगुलर हार्ट बीट को एरिदमिया कहेंगे, क्लियर। एंड मसल वीकनेस, ओके। तो इन सब चीज को सही करने के लिए पोटेशियम को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है मेडिकेशन टू रीस्टोर द ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रीस्टोर करने के लिए, जो कैल्शियम की कमी हो गई है उसको वापस मेंटेन करने के लिए कैल्शियम के इन्फ्यूजन, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, इन्फ्यूजन ऑफ द कैल्शियम देते हैं ताकि कैल्शियम लेवल रीस्टोर हो जाए, ओके। आगे बढ़ेंगे। डायलिसिस टू रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। जैसे कि किडनी का काम क्या है कि ब्लड से जो भी टॉक्सिन्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अदर वेस्ट जो हैं, वो पर्सन मेडिसिन ले रहा है तो एक्स्ट्रा जो मेडिसिन के मॉलिक्यूल बच गए हैं वो भी सब ब्लड में फ्लोट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किडनी का काम यह है कि जो भी एजेंट यदि ब्लड के अंदर है और अननेसेसरी घूम रहा है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, उसको सबको पकड़ के यूरिन में डाल देने का काम किसका है, किडनी का है। लेकिन आज किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है, तो टॉक्सिन्स एजेंट कहाँ बढ़ जाएंगे, ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे और ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, जिसको अपन डायलाइजर कहते हैं, और उसमें होने वाले प्रोसीजर को डायलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो डायलाइजर से डायलाइसिस करेंगे और एक जगह से ब्लड लेंगे, उसको फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके, वो प्यूरिफाइड ब्लड दूसरी जगह से पेशेंट में वापस रीइंसर्ट हो जाता है, और जो प्यूरिफिकेशन के दौरान जो यूरिन फॉर्मेशन और वेस्ट एक्सट्रैक्शन जो होता है उसको अलग से सेपरेट किया जाता है, मशीन के अंदर से यूरिन अलग से सेपरेट हो जाती है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, डायलाइसिस। डायलिसिस का मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको नीचे, ठीक है। इफ द टॉक्सिन बिल्ड अप इन ब्लड, यदि ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं तो टेम्पररी डायलिसिस किया जाता है। टेम्पररी डायलिसिस मीन्स 1-2 दिन के लिए डायलिसिस, ठीक है। और परमानेंट डायलिसिस मीन्स वो रूटीनली चलता ही रहता है, जब जब भी टॉक्सिन्स बढ़ेंगे डायलिसिस करना ही पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट है डायलिसिस में आल्सो हेल्प टू रिमूव द एक्सेस पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। डायलिसिस क्या करता है, टॉक्सिन को रिमूव करने के साथ साथ एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है उसको भी रिमूव करता है। तो डायलिसिस क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। ये डायलिसिस का डायग्राम आपके सामने,
ये पर्सन है किडनी फेल वाला पर्सन है। और किडनी फेल वाले पर्सन का ये जो ब्लड दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक ब्लड, इस ब्लड के अंदर क्या हो रहा है कि एक जगह से एक्चुअल में इसके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड सब बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि किडनी उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में असक्षम है। अब हमको क्या करना है कि पर्सन की जो आर्टेरियल और वेनस लाइन है, दोनों के बीच में फिस्टुला बनता है, उसको दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन को हम फिस्टुला कहते हैं। और क्योंकि ये कनेक्शन आर्टरी और वेन के बीच में बना है तो आर्टेरियोविनस फिस्टुला, एवी फिस्टुला बनता है। और ये सर्जरी के द्वारा बनाया जाता है। पहले तो पेशेंट को सर्जरी के द्वारा आर्टेरियोविनस फिस्टुला बनाया जाता है और एक जगह से ये ट्यूब निकलकर डायलिसिस में जाती है और डायलाइजर क्या करता है, इसको प्योरीफाई करता है। ये पंप है, ये इसके घूमने से ब्लड में प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और इस प्रेशर से मशीन के अंदर जाता है, फिर फिल्टरिंग वगैरह होती है और ब्लड वापस प्योरीफाई होकर दूसरी ट्यूब से वापस आ जाता है। एक ट्यूब से अंदर जा रहा है, मशीन के अंदर जा रहा है, और दूसरी ट्यूब से मशीन से वापस बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे प्योर हो रहा है। ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन करने का काम लंग्स का है, लेकिन ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम किसका है? इनका, डायलिसिस का या किडनी का काम, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी की अनुपस्थिति में या नहीं काम कर पाने की स्थिति में आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं या डायलाइजर कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी जो चीज़ें निकाल रहे हैं और जो कर रहे हैं, ये ब्लड के थ्रू निकाल रहे हैं। ब्लड के अंदर बढ़ गया है तो ब्लड के थ्रू निकाल रहे हैं। तो डायलिसिस जो कर रहे हैं वो ब्लड के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम है हीमोडायलिसिस। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। क्लियर? ब्लड के थ्रू निकल रहा है। लेकिन यही वेस्ट प्रोडक्ट यदि पेरिटोनियम की कैविटी में से निकाला जाए, ठीक है, पेरिटोनियम की कैविटी, पेरिटोनियम जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर भी फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये फ्लूइड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये वीनस के थ्रू और यूरिन के थ्रू जाने के लिए असक्षम होते हैं। तो इनको, इस फ्लूइड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ट्यूब के द्वारा इरिगेट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किसका है? पेरिटोनियल डायलिसिस का डायग्राम है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें ब्लड रिलेटेड कोई संबंध नहीं रहता है, यहाँ पे पेरिटोनियम कैविटी का संबंध रहता है। इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड रहता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं और पेरिटोनियल कैथेटर अंदर इंसर्ट किया जाता है। इधर से डायलाइजिंग सॉल्यूशन अंदर डाल दिया जाता है जिसके अंदर मिनरल्स और काम की चीज़ें, जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, जो भी चीज़ें ब्लड को प्योर रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। बैग के अंदर ये अंदर जाता है, वॉशिंग एजेंट भी जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो टॉक्सिन्स वाला पूरा इस ड्रेन लाइन के थ्रू ये कहाँ आ जाएगा? नीचे बैग के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। मैंने डायलिसिस का प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट में बताया है। स्पेशल प्रैक्टिकल क्लासेस जब भी पढ़ेंगे फ्यूचर में तो अपन डिस्कस को डिटेल में डायलिसिस को समझेंगे। इसमें नर्सिंग रोल्स क्या है, ट्यूब्स के नाम क्या है, पार्ट्स क्या है, सॉल्यूशन कौन सा है, क्या अमाउंट रहता है इसका, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। अभी अपना फोकस है एक्यूट रीनल फेलियर का मैनेजमेंट। तो उसके अंदर हीमोडायलिसिस और ये पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। और ये जो आपके सामने हेडिंग है ये आप एक बार इसकी रीडिंग करना, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वो चीज़ें लिखी हुई है कि किडनी वाले पेशेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, एक्यूट रीनल फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। और ये एक तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो आपको अच्छे से ये मैं नोट्स जब अवेलेबल करवाऊंगा उस नोट्स के अंदर सेम इसी की मैं ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इसी पीडीएफ को मैं आपको जब अवेलेबल कराऊंगा, सेंड करूंगा या आपको देता हूं, तो उसमें आपको ये अच्छे से विजिबल हो पाएगा, दिख पाएगा। क्लियर? तो ये सारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है कि नर्सिंग केयर प्लान ऑफ द पेशेंट विद द एक्यूट रीनल फेलियर। अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि किडनी पेशेंट के लिए एनसीपी बनाओ, ठीक है। तो एनसीपी, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे, ये मैंने लिस्ट आपके सामने दे दी है। और मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि राइट डाउन द असाइनमेंट। क्लियर? राइट द असाइनमेंट ऑन द नर्सिंग, राइट द असाइनमेंट ऑन द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर। और उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये लिंक, ठीक है। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सारे नर्सिंग डायग्नोसिस बने बनाए मिल जाएंगे। बस आपको सर्च करना है, पढ़ना है, समझना है और उसको छोटा करके सिंपल बना के आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे सबमिट करना है। क्लियर?
तो ये इस तरह से सारी PDF फाइल एक्यूट रीनल फेलियर के हो गए। यही आपके नोट्स हो गए। नोट्स की फाइल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप रेडी रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ज़रा भी छोड़े नहीं, क्योंकि एंड टाइम में जब टॉपिक्स एक साथ बढ़ जाएंगे और फिर एंड टाइम पे आप नहीं पढ़ पाओगे। यदि पढ़ लेते हो तो याद नहीं रहेगा, और याद रह जाता है तो लिख नहीं पाओगे। तो सारी प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू रखना है। रोज़ 1-1, 2-2 घंटे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए निकालना है, नहीं तो धीरे धीरे एक साथ कार्यभार बढ़ जाएगा और आप घबरा जाओगे एग्ज़ाम से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।